दोस्तों, आज पेश है मौत का खेल। ये कवर चित्र है दोस्तों। महाराज विष्णुसेन के राज महल में क्रीड़ा स्थल के समय इस समय अत्यंत अजीब गरीब खेल का आयोजन चल रहा था। वही उपस्थित हजारों दर्शक खेल के शुरू होने की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। कुछ ही देर में क्रीड़ा स्थल पर कुछ सैनिक बड़े से पिंजरे को खींच कर लाए। दर्शक पिंजरे को देखकर इस तरह अटकले लगा रहे थे, क्या होगा इसमें, मालूम नहीं, भगवान जाने महाराज की क्या सोच रही है। तभी महाराज उठकर घोषणा की, मेरे प्रजावासियों, मैंने आपके इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में इकट्ठा किया है कि मैं आपको एक खेल दिखाना चाहता हूँ जिसे मौत का खेल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस खेल में भाग लेने लिए विभिन्न राज्यों के हजारों बहादुर राजकुमार और राजा पधारे हैं। इसमें से जो किस खेल में विजयी होगा हम उसका विवाह अपनी पुत्री वैशाली से कर देंगे। तो सज्जनों, अब खेल शुरू होता है, मौत का खेल। महाराज विष्णुसेन की हरी झंडी दिखाते ही खेल शुरू हो गया। पिंजरा एक झटके से खुला और उसमें एक सिंह निकलकर भयानक रूप से गरजता हुआ अखाड़े में उतर गया। तभी एक राजकुमार ऊपर से अखाड़े में कूदा और अब खेल शुरू हो चुका था। अखाड़े में उपस्थित राजकुमार साहस पूर्वक उस सिंह रूपी मौत से जूझ रहा था। अचानक ही मौत के लड़खड़ाने के लिए साहस के साथ साथ ताकत की भी जरूरत होती है, और बिना ताकत मौत से जूझने का परिणाम होता है आह। और कुछ और राजकुमारों ने मौत पर विजय पाने की कोशिश की मगर सफल नहीं हो पाया। और इस समय अन्य राजा मौत के अपने प्राण बचाने के संघर्ष कर रहा थे। तभी दर्शकों में एक साधारण सा युवक अखाड़े में छलांग लगा दी। देखते देखते युवक ने सिंह को जूझ गया। दर्शक दम साधे युवक और शेर को युद्ध देख रहे थे। गर्दन सिंह की गर्दन युवक के शिकंजे में दबा प्रतिपल बढ़ता जा रहा था और अचानक चटाक की आवाज हुई, चटाक, और भयानक सिंह निडाल होकर एक तरफ गिर पड़ा। उपस्थित दर्शक वीरता को देखकर झूम उठे, वाह वाह, सचमुच अद्भुत। राजकुमारी वैशाली भी युग पर मंत्रमुग्ध थी, कैसा अद्भुत वीर है, इससे सचमुच मेरा पति ने के सारे गुण है। महाराज विष्णुसेन ने युग को अपने पास बुला शाबाशी देते हुए, शाबाश युग, तुम्हारी वीरता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम जैसा वीर हमारी पुत्री के वर के लिए हमारे गर्व की बात है। कृपया अपना परिचय परिचय तो सब बताओ, कौन हो। युवक ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम विजय दत्त है और मैं आपके राज्य में रहने वाले सूत ज्वाला सिंह का पुत्र हूँ। और युवक का परिचय सुनते ही महाराज आश्चर्य से भरे, क्या तुम सूत पुत्र हो? जी महाराज। उसका उत्तर सुनकर महाराज क्रोध उठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अखाड़े में घुसने की? क्या तुम यही नियम नहीं जानते? यहाँ होने वाली योग्यताओं में सिर्फ राजकुमार भी भाग ले सकते हैं। युवक ने विनम्र स्वर में कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे नियम भली बातें मालूम थे, किंतु मेरा हृदय अखाड़े में एक एक करके मरते राजकुमार को न देख सका और वो वशीभूत होकर मैंने अखाड़े में कूद पड़ा। तो तुम अपनी वीरता दिखाने के लिए अखाड़े में कूदे थे? विजय दत्त ने कहना चाहा, नहीं नहीं महाराज, मैं तो खामोश, एक तो तुम ऐसा अपराध किया है और ऊपर से हमसे जुबान लड़ाते हो। महाराज ने सिर्फ सैनिकों को भेज दिया, इस दोस्त को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। किंतु तुरंत ही विजय सैनिकों की कैद में राजकुमारी वैशाली को अपने पिता का यह रूप देखकर आश्चर्यचकित थी। अगर मैं यह युवक सूत पुत्र है तो इसमें इसकी वीरता का क्या कसूर? ये पिताजी अन्याय कर रहे हैं। राजकुमारी की विजय की एक बार मिली आंखें, उससे पहले राजकुमारी कुछ कह पाती, सैनिक विजय दत्त को वहां से लेकर एक तरफ बढ़ गए। कितना अन्याय हो रहा है इस वीर युग के साथ।
राजकुमारी मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, मेरा विवाह होगा तो इसी युग के साथ, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूंगी। फिर प्रतियोगिता को वहीं समाप्त कर दिया गया। महाराज राजकुमारी साथ महल की ओर उड़ गई। उधर विजय तत्काल कोठरी में डाल दिया गया। उप कैसा अन्याय है! हजारों, जरा सी भूल की सजा मृत्युदंड, अब कोई नहीं बचा सकता। और उसी रात बंदीगृह के पिछवाड़े में एक साया कमरबंद पर खड़ा था। उसके सतर्कता पूर्वक कदम नंद बुद्ध की ओर उछाला और कद कमंद ऊपर लटकते हुए साया दीवार पर चढ़ता रहा और ऊपर चढ़ने तलवार हाथ में ले ली और थाम कर आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज गूंजी, ए कौन हो तुम, ए कौन हो तुम। साया तेजी से पलटा और आवाज की मालिक पर झपटा, तुम्हारी मौत। और अगले ही पल बंदी गिरह का रक्षक की गर्दन जमीन पर गिरी थी और फिर कुछ अड़चने को पार करता हुआ साया, कौन हो तुम। एक मददगार जो तुम्हें मरता नहीं देख सकता। कुछ ही पलों में विजय दत्त को मुक्त था और उसके बाहर आते ही साया बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ वीर युवक, किसी भी समय महाराज के सैनिक यहाँ पहुंचते ही हैं। विजय ने कृतज्ञ भाव से साय की आंखों में झांका। अगले ही पल मुख से निकला, राजकुमारी क्या बकते हो, मैं ये यहाँ खड़े खड़े रहकर बातें करते रहने का समय नहीं है युवक, भागो वरना मुसीबत में फंस जाओगे। बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए राजकुमारी जी, मैं आपकी लाखों में पहचान सकता हूँ। आखिरकार साय ने हार माननी पड़ी, नकाब उतार दिया। वह राजकुमारी वैशाली थी। आपकी आंखें राजकुमार आपकी आंखों में राजकुमारी थी। मैं इन आंखों को में एक बार में ही उस समय भी झांक कर देख चुका हूँ जब मुझे बंदी बनाया गया था। आप मुझे आपकी आंखें में जो प्यार उस समय दिखा था वही अब भी दिखाई दे रहा है। और तुरंत पहचान गया। तुमने हमें कैसे पहचाना युवक। ओह, तुम बहादुर होने के साथ साथ चतुर भी हो, मगर आप कृपया यह बताइए कि मुझे जैसे सूतपुत्र का जोखिम उठाकर क्या सोच रही। राजकुमारी तुरंत सीधी और साफ उत्तर दिया, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ विजय। राजकुमार की बात सुनते क्या प्रेम और मुझ जैसे नीच से, अपने आप को नीच कहकर मेरे प्रेम का अपमान मत करो विजय। इस बात को नहीं मानती, मनुष्य के कारण आचरण के कारण नीच होता है, न कि जात पात से। तुम धन्य हो राजकुमारी, तुम्हें विचार कितने नेक और स्वच्छ है। इतना कहकर विजय राजकुमारी को अपनी छाती से लगा लिया। प्रिय प्रीतमा। और तभी टन 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 लगता है कारागार में अन्य रक्षकों ने हमारे बारे में खबर हो चुकी है। राजकुमारी तुरंत अपना कमान नकाब वापस ओढ़ लिया और एक तलवार निकाली विजय को देती हुई बोली, यह लो विजय, बाहर की ओर भागो। और दोनों बाहर की ओर दौड़े। बाहर निकलकर उनकी मुठभेड़ सैनिकों से हो गई। दोनों ने गैर सैनिकों पर टूट पड़ा। आह, खचा खचा खचा। राजकुमारी लड़ते लड़ते कहा, बंदी गिरह के पिछवाड़े की ओर भागो विजय, वहां मेरा घोड़ा खड़ा है। और सिर दी, कहाँ चलना है तुम्हारी इच्छा विजय, कहीं भी ले चलो। लेकिन जिस रास्ते पर विजय का घोड़ा दौड़ रहा था उसे देखकर राजकुमारी चौंक उठी। यह रास्ता तो महल की ओर जाता है। ठीक पहचाना राजकुमारी जी, इस समय राजमहल ही जा रही हैं। मगर क्यों, अब मैं तुम्हारे साथ भाग चलने को तैयार हूँ तो तुम महल वापस क्यों जा रही हो। मैं तुम्हारी मनोदशा अच्छी तरह प्रकार से समझ गया हूँ राजकुमारी जी। पर परंतु जरा सोचो, अगर तुम्हें भगा कर ले गया तो महाराज को समाज में क्या मान सम्मान रह जाएगा। अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो संसार वाले मुझे कायर और निर्लज कहेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ राजकुमारी जी कि ये गलत है कि तुम्हें महाराज की मर्जी से सारी दुनिया के सामने अपनी बनाना चाहता हूँ। मगर ये सब कैसे होगा। विजय ने दृढ़ निश्चय करके बोला, होगा वैशाली होगा, जल्दी ही होगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं जाति से सूत नहीं मगर कर्म से किसी क्षत्रिय से कम नहीं हूँ। और वैशाली का हाथ
पकड़कर बोला, वचन तो वैशाली की, जब तक यह कठिन परीक्षा में सफल ना हो जाऊं तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी। मैं वचन देती हूँ विजय, मैं जीवन भर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। और विजय वैशाली का महल वापस छोड़कर वापस चल पड़ा। हे भगवान, विजय को उसकी परीक्षा में सफल करना। कुछ देर बाद विजय दत्त नगर की सीमा से बाहर घोड़े पर सरपट भागे जा रहा था। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। आखिरकार जंगल में दौड़ता दौड़ता रात्रि गिर आई। रात्रि होने को आई है। मैं अगर रात गुजारने का साधन ढूंढना तो खतरनाक है। वन में मुझे जानवर से जूझना पड़ेगा। घोर जंगल में प्रकाश की आखिरी कौन हो सकता है वहां। जिज्ञासा बढ़ने लगी। देखना चाहिए आखिर इस जंगल में इस प्रकाश होने का क्या कारण हो सकता है। जो जो विजय दत्त आगे बढ़ गया तो उसकी आंखें से प्रकाश स्पष्ट होता चला गया। अरे यह तो एक झोपड़ी और घनघोर जंगल में कौन रहता होगा यहाँ। झोपड़ी के भीतर आओ, बस तुम्हारी छोटी कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। आप कौन है मुनिवर, इस घनघोर वन में क्या तात्पर्य है। मेरा नाम जल जलपराज है पुत्र। मैं सांसारिक झंझटों को त्याग कर यहाँ तपस्या करने आया हूँ। मुनिवर, आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ समय के लिए आपके पास रुक सकता हूँ। क्यों नहीं वत्स, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। और फिर विजय वहीं रहने लगा। और मुझे जल्दी कुछ करके दिखाना होगा। और एक दिन विजय जंगल में लकड़ी काट रहा था। भैं भैं। और अगर मैं अगर मैं जल्दी कुछ न किया तो जंगली सांड उस आदमी को मार डालेगा। और अगले ही पल तड़ाक। यह सांड तो जरूर है, से ज्यादा भयानक है। इससे टकराना मौत से टकराने के समान है। तभी ओह, इसे किसी तरह इस पेड़ से टकरा दिया जाए तो बात बन जाए। एक बार फिर सांड सामने था। अब आ मार मुझे। और सांड बिखरा हुआ सांड विजय को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। मगर तड़ाक। आह, मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा। शाबाश युवक, अगर तुम सही वक्त पर ना आते तो यह सांड मुझे मार डालता। यह तो मेरा कर्तव्य था महादेव महोदय। मगर आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में आप क्या कर रही हैं। हमारा नाम सूर्य सेन है, हम सूर्य नगर के महाराज हैं। क्या, सूर्य नगर के महाराज। हाँ युवक, हम यहाँ शिकार खेलने के लिए आए थे। मगर यह भयंकर सांड पीछे पड़ गया और हमारे प्राण बचाकर तूने एहसान किया है। अगर तुम ऐतराज ना हो तो तुम्हें सेना नायक सेनापति बनाना चाहते हैं। कहो, स्वीकार है। मेरे ऐतराज करने का प्रश्न ही नहीं उठता महाराज, चलो हमारे साथ। और मुनि जल भराज ने आज्ञा लेकर विजयदत्त महाराज सूर्यसेन के साथ चल पड़ा। जाओ पुत्र, भगवान तुम्हें सदा सफलता प्रदान करे। और सूर्य नगर में आकर उसने सेनापति का कार्यभार संभाल लिया। मैं सूर्यनगर का सेनापति बन गया हूँ। यह बात वैशाली को मालूम हो जाए तो वह खुश होगी। उधर वैशाली, विजयदत्त तुम जाने कहाँ हो, किस हाल में हो। तभी, अरे वैशाली, तू अभी तक यहाँ बैठी है और जयगढ़ के कुमार तुम्हें देखने आए हैं। तू अभी भी तैयार नहीं हुई। माँ, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं विजय दत्त से अपना पति मान चुकी हूँ। मेरी शादी होगी तो उसी से होगी। क्या बक कह रही है वैशाली। अगर तूने ये शब्द महाराज के सामने कहे तो वह अब तक तुम्हारी जुबान काट कर फेंक देते। आप जो कहे, आप जो चाहे कर लीजिए माता श्री। मैं एक बार जो निर्णय लिया है वो अटल हूँ। मैं जयगढ़ के राजकुमार को कदापि विवाह नहीं करूंगी। और जयगढ़ के राजकुमार ने उसके पिता सिंह रणवीर सिंह, देखिए रणवीर सिंह जी, जब तक हमारी पुत्री उस सूत पुत्र विजय दत्त के नाम लेना बंद नहीं कर देती तब तक विवाह नहीं कर सकती। हम समझते हैं महारानी, आप चिंता न कीजिए। जब तक आपकी पुत्री समय विवाह के लिए हाँ न कह दे, हम प्रतीक्षा करते रहेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। ठीक है, आपके पधारने का शुक्रिया। और फिर आपने ऐसा क्यों कहा पिताश्री। जब हम कब तक राजकुमारी की हाँ की प्रतीक्षा करते रहेंगे और कहीं और विवाह कर लेंगे। तो मूर्ख हो जयका। हाँ,
उस मूर्ख राजकुमार का हाँ जन्म भर प्रतीक्षा कर सकते हैं। मतलब मतलब यह है कि जय कुमार राजकुमारी वैशाली महाराज विष्णुसेन की इकलौती संतान है। महाराज की मृत्यु के बाद पूरा राज्य राजकुमारी का है होने वाला है। और जरा सोचो, तुम्हारा विवाह राजकुमारी से होगा तो उसका राज्य भी तुम्हारा तुम्हारा नहीं होगा। सोचो जयकाल, सोचो, राजकुमारी ब्याह कर लेने तुम बिना मेहनत किए ही विष्णुपुर और विशाल विशाल और संपन्न राज्य के राजा बन जाओगे। वाह पिताजी, आपने तो सचमुच बड़ी दूर की सोची है। सोची तो है पुत्र, लेकिन हमारी यह सोच तब तक बेकार है जब तक राजकुमारी अधरों पर विजय दत्त का नाम है। वह एक बार विजय दत्त का नाम काटा रास्ते से हट जाए तो फिर विष्णुगढ़ का राजा बनाने में कोई रोक नहीं सकता। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हम विजय दत्त को खत्म कर दें? हाँ हाँ पुत्र हाँ, मगर उसे कैसे ढूंढे? उसका कोई ठिकाना हमें मालूम नहीं। उसे खोजो, जयगढ़ खोजो, आकाश पाताल जहाँ भी वह तुम्हें उसे ढूंढ कर खत्म कर दो। उसे मरने का प्रमाण राजकुमारी को दिखा दो। समझ लो हमारा मार्ग साफ। ठीक है पिताजी, मैं आज ही युद्ध के स्तर पर विजय दत्त की खोज शुरू कर देता हूँ। और उधर विजय दत्त, क्षमा करें महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप हर समय उदास उदास रहते हैं। इसका क्या कारण है, जान सकता हूँ? मुझे हर समय अपने राज्य के का मान की चिंता रहती है विजय। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। यह बात विजय, हमारे राज्य में हर वर्ष पूर्णिमा के दिन एक वार्षिक समारोह आयोजन किया जाता है। मैं आसपास के राज्य के सभी भाग लेते। उस समारोह में मल्ल युद्ध, शस्त्र युद्ध और अन्य युद्धों की प्रतियोगिता होती है और हर वर्ष हमारा राज्य ही प्रथम आता है। किंतु इस बार हमारे पिछले सेनापति पड़ोसी राज्य के साथ हुए युद्ध में मारे गए और हम हमें कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जिसे हम इस बार का प्रयुक्ता में अपने राज्य की तरफ से उतार सके। यह हम यही सोच कर दुखी हो रहे हैं कि इस बार प्रयोगता में हमारा प्रयोगति नहीं उतरेगा तो हमारे राज्य का बदनामी होगी। ओह, तो यह है आपकी चिंता का कारण। हाँ, अब तुम बताओ विजय कि हम क्या करें? सारी बात सुनकर विजय बोला, महाराज यदि आप आज्ञा दें तो आपके राज्य की तरफ से मैं हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। क्या सच विजय, तुम क्या सच कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं अपने राज्य के लिए, आन के लिए अपने प्राणों से भी खेल जाऊंगा। तुम मुझे तुम पर यही आशा थी विजय। जा, आओ तैयारी करो। आज से ठीक 10वें दिन पूर्णमासी को प्रतियोगिता शुरू होगी। धन्यवाद महाराज। तो फिर विजय दत्त मुझे तुरंत ही महाराज को यह सूचना देकर अच्छा पुरस्कार प्राप्त कर लेना चाहिए। और जल्दी सूचना जय राज के पास पहुंच गई। शाबाश सैनिक, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। तुम्हारे उचित इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद राजकुमार। और तो हमारा तो इसका मतलब विजयदत्त सूर्यगढ़ का सेनापति बन गया है और सूर्यगढ़ के प्रयोग में हिस्सा लेना शामिल हो रहा है। उसे खत्म करने का इसमें अच्छा मौका नहीं मिल सकता। उस प्रतियोगिता में खत्म करने के लिए एक ऐसी युद्ध रचना शुरू करनी होगी जिससे फंसकर उसे प्राण निकल जाए और कोई मुझे शक भी ना करे। और इसके लिए मुझे उस शक्तिशाली योद्धाओं की मदद लेनी होगी जिसे मृत्यु का दूत कहा जाता है। सेनापति, तुरंत ही मृत्यु के दूतों को हमारे सामने पेश होने की आज्ञा दो। जो आज्ञा राजकुमार। हाँ हाँ मृत्यु दूतों, आज विजयदत्त हरगिज नहीं बच सकता। अब राजकुमारी वैशाली मेरी होने को कोई नहीं रोक सकता। और थोड़ी देर बाद, मेरे महान योद्धाओं, आज तुम्हें एक ऐसा काम कर सौंपने जा रहा हूँ जिसे इतनी होशियारी से करना है कि तुम पर कोई शक न करे। आपको ये महाराज क्या हमें क्या करना है? आज से ठीक 8 दिन पश्चात सूर्यगढ़ में हर वर्ष की भांति प्रतियोगिता हो रही है। उसमें सूर्यगढ़ की और विजयदत्त नाम का एक युवक भाग लेने जा रहा है। तुम सब अलग अलग यहाँ मिलकर उस युग को खत्म करना होगा। दारा, तुम मल्ल युद्ध में माने हुए पहलवान हो। प्रतियोगिता के नियम अनुसार सर्वप्रथम मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता में आयोजित की जाती है। तुम्हारा मुकाबला मल्ल युद्ध में विजयदत्त से होगा।
तुम्हें उसे चित करना, हराने की नहीं, बेअपती हाथ पांव तोड़कर मार डालने की कोशिश करनी होगी। जो गया राजकुमार, यदि किसी तरह दारा को हराकर विजय तलवारबाजी की अगली प्रतियोगिता में पहुंच जाता है तो राणा, तुम उसे अपनी तलवार से रोकोगे। तुम्हारी तलवार में ऐसा विष लगा देंगे जिससे स्पर्श करते ही विजय के प्राण पखेर उड़ जाए। मुझे हर हाल में उसे खत्म करना का प्रयास करना, समझे? जो आज्ञा महाराज। और घोड़े पर सवार होकर भाला के भाला युद्ध में तुम दोनों का कोई जवाब नहीं है। अगर विजयदत्त किसी तरह तुम्हारे तक पहुंचता है तो तुम उसे खत्म करने के कार्य तुम्हारा होगा। अगर इन सब के बाद विजयदत्त बच गया तो तुम सबको मिलकर उसे पर टूट पड़ना है। याद रखो, मुझे हर कीमत पर विजयदत्त की मौत चाहिए, समझे? जो 11 कुमार। और जाओ, विजयदत्त को मृत्यु की तैयारी करो। उधर विजयदत्त कड़ी तैयारी में लगा हुआ था। कैसे भी हो मुझे यह प्रतियोगिता जीतनी होगी। अगर मुझे वैशाली को पाना है तो यह असंभव को संभव बनाना होगा। वैशाली मन ही मन विजय के प्रति कम चिंतित न थी कि न जाने कहाँ होगा। तभी राजकुमारी जी क्या हो गया? क्या हुआ पद्मा? तुम इतनी घबराई हो क्यों? राजकुमारी जी, आपके विजय के प्राण खतरे में है। क्या कहा? विजय के प्राण खतरे में है? हाँ, जयगढ़ राज्य की सेना में कार्यरत मेरे पति जयगढ़ की सेना में कार्यरत है। उन्होंने ने मुझे यह सूचना दी है कि विजयदत्त सूर्यगढ़ की सेना में पति के पद पर कार्यरत है। वह सेनापति होने के कारण वह पूर्णमासी को होने वाली प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और इसलिए उसके प्राण खतरे में है। तुम कहना क्या चाहती हो? उसकी जयगढ़ के राजकुमार जयराज ने उस प्रतियोगिता में विजय के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने 4 ऐसे योद्धाओं को भेजा है जिसे मृत्युदूत के नाम से पुकारा जाता है। उन चारों में ऐसे अस्त्र शस्त्रों से लैस प्रतियोगिता में भेजा गया है जिसे विजयदत्त को स्पर्श भी कर दिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? अब तो एक ही रास्ता है, किसी तरह आप प्रतियोगिता रुकवा दिए जाए, लेकिन ऐसा होना भी संभव नहीं है क्योंकि प्रतियोगिता कल प्रातः ही शुरू हो जाएगी और सुबह तक यहाँ से सूर्यगढ़ पहुंचना संभव है। राज तभी राजकुमारी वैशाली एक झटके से उठ गई। राजकुमारी, हम आप कहाँ चली? मैं सूर्यगढ़ जा रही हूँ पद्मा, अपने विजय को बचाने। क्या आप पागल तो नहीं होगी राजकुमारी? और राजकुमारी वैशाली को जैसे कुछ सुना ही नहीं था और वह तूफान की गति से राजमहल से बाहर निकली। वो तड़क तड़ 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 मृत्युदूत। अगली कॉमिक्स दोस्तों आपके सामने जल्दी पेश करिए, मृत्युदूत।